IDFC, HDFC, and other fintech companies for more than 15 years. He is till now able to manage portfolio of more than 3,500 crore with a mix of debt and equity. He was instrumental in guiding Dun & Bradstreet for launching credit assessment system and policy for banks in India. He has helped more than 50 companies for raising money through private equity, IPO, venture capitalists, and foreign institutional fund. He has a proven track record of developing working capital product, credit-based AI tools, and invoice discounting system for more than 35 banks and NBFC. He's a part of advisory board. With big round of applause, welcome to Pankaj ji, welcome. एक लाइन में बताना चाहूंगा, पैसे का इंतजाम बिजनेस में कैसे होगा उसके बारे में मेरे दोस्त बताने वाले हैं. सो आपका स्वागत है. Thank you. Yes, and the stage is yours. Good evening, everyone. Good evening, everyone. जगमोहन जी ने खाना बहुत अच्छा बनवाया है. तो मेरी रिक्वेस्ट JSA टीम से कि बाहर हमारे कुछ दोस्त हैं, वो भी अंदर आ जाएं, तो बड़ा मज़ा आएगा. और हम सबके लिए इम्पॉर्टेंट है समझना कैसे हमारी जर्नी शुरू हुई और हमने क्या क्या किया, और पैसा कब रेज करना चाहिए, कब नहीं रेज करना चाहिए, क्यों रेज करना चाहिए, क्यों नहीं रेज करना चाहिए, कौन रेज कर सकता है, कौन नहीं रेज कर सकता. ये सब बातें आज हम डिस्कस करने वाले हैं अगले 20 से 30 मिनट के अंदर, और आपको मज़ा भी आएगा. बहुत सारी बातें ऐसी भी होंगी कि जहाँ पे आप जगमोहन जी के पास जाएंगे और कहेंगे कि सर जगमोहन जी अब तो हमें ये बताइए कि मेरे को वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना है और कैसे करें. तो बहुत सारे सवाल भी होंगे, बहुत सारे जवाब भी होंगे. आप इसे सीख के आप ही को बताऊंगा, क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जैसा कि मैंने अभी भी बोला कि बिजनेसमैन से बड़ा विजनरी कोई होता ही नहीं, क्योंकि वो उस बिजनेस को डे इन डे आउट देखता है और डे इन डे आउट चला रहा है. तो कैपिटल सेतु के बारे में बताने से पहले बहुत सारे लोग कहते हैं कि एक वर्ड बड़ा कॉमन सा चला है, सेल्फ मेड. बहुत सारे लोग जब लाइफ में कुछ अचीव कर लेते हैं तो एक बड़ा फ्रीक्वेंटली दे स्टार्ट यूजिंग इट वेरी फ्रीक्वेंटली कि आई एम अ सेल्फ मेड पर्सन. बट ऑनेस्टली स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ऑल ऑफ यू, आई एम नॉट अ सेल्फ मेड पर्सन. बिकॉज मुझे बनाने के लिए मेरे पेरेंट्स, मेरे स्टाफ, मेरी टीम और आप लोग जो सब मेरे क्लाइंट्स या किसी तरह से मेरे दोस्त, इन सब की गुड विशेस शामिल है. इसलिए आई एम नॉट अ सेल्फ मेड पर्सन. तो थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दूंगा. वैसे तो मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, लॉ ग्रेजुएट हूँ, एंड समहाउ इंसिडेंटली आई टॉप माई डिस्ट्रिक्ट इन ऑल 3 ऑफ दीज क्वालिफिकेशन, बट आई फेल्ड इन 8th स्टैंडर्ड एज वेल. तो जो बात होती है, जो लोग बोलते हैं कि फेलियर से आदमी बड़ा होता है, तो फेलियर 8th स्टैंडर्ड में मेरे साथ रही. I got 22% marks in my 8th standard, and somehow I was able to top, some of the difficult courses of India. उसके बाद मैंने सबसे डिफिकल्ट स्ट्रीम भी चुना, BFSI, बैंकिंग फाइनेंशियल एंड सर्विसेज सेक्टर. इसको चुना एंड ग्रो करता गया, बड़े बड़े बैंक के साथ काम किया. सबसे बड़ा जिम्मेदारी वाला एक काम मिला जब डन एंड ब्रैडस्ट्रीट को इंडिया के लिए क्रेडिट पॉलिसीज लॉन्च करनी थी, बैंक्स के लिए कुछ लॉन्च करना था, एक सिस्टम लॉन्च करना था. आई वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन टू दैट. Somehow till date I am able to manage 3,500 crore rupees of portfolio, जो अगले महीने हमारा मेरे एक क्लाइंट जिनका IPO आने वाला है which is of 750 CR, तो ऐड होके नंबर थोड़ा बड़ा हो जाएगा. तो and able to develop multiple risk modules and everything. Ayushi happens to be the another co-founder. अभी मैडम ने कहा था कि आप अपनी वाइफ को लक्ष्मी मानिए, and definitely I firmly believe that yes, she is my Lakshmi, and that's how she is the another co-founder of this company. योगेश मेरे तीसरे पार्टनर और तीसरे पिलर हमारी कंपनी के,
जो हमारी पूरी टेक्नोलॉजी टीम को लीड करते हैं। एक कंपनी को बनाने में अच्छी टीम लगती है, अच्छे लोग लगते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि आपको अच्छे लोग हायर करने चाहिए। बहुत सारे लोग लो कॉस्ट मैन पावर या इन सब में बिलीव करते हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ, एक पौधा जो खुद ही बड़ा नहीं हो सकता, वो आपको कैसे बड़ा करेगा? तो इसलिए हमारे पास कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इंडस्ट्री एक्सपर्ट है, लाइक मिस्टर सचिन खट्टरे, हु इज IIM Calcutta, worked for more than 25 years specifically into this domain. Sunaina from Bain and Company, Rajesh Yaduvanshi ji, he is ex-director of पंजाब नेशनल बैंक। तो ऐसे ऐसे लोग जो अपने आप इस डोमेन का एक्सपीरियंस रखते हैं, ऐसे लोगों को हमने अपनी टीम का हिस्सा बनाया सो दैट हम ग्रो कर पाए। कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स जो अपने आप में बहुत बड़े मायने रखते हैं, जैसे आशीष कचोलिया, आज की डेट में इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट रिटेल इन्वेस्टर है। ही इज ऑलरेडी इन्वेस्टर इन आर कंपनी। विकास केमानी, जो आप सब लोगों ने एडलवाइस का नाम सुना होगा, एडलवाइस कंपनी के CEO रह चुके हैं। रजत मेहता, ही इज इन्वेस्टर इन मोर देन 50 कंपनीज, एंड अमित सिंगल, फाउंडर ऑफ फ्लूइड वेंचर। ये सब लोग हमारी कंपनी के इन्वेस्टर रहे हैं। तो ये सफर शुरू कैसे हुआ? ये सफ़र शुरू होने के पीछे बहुत सारी मेहनत, लगन, टीम का सपोर्ट सब आता है, बट उन सबसे पहले एक रेगुलर डेडिकेशन, कैश फ्लो को समझना, क्लाइंट्स को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से हर टाइम सपोर्ट देना। तो मैं संजीव जैन जी के पास बैठा था आज से 1-1.25 साल पहले। तो संजीव जैन जी ने मुझे कहा कि पंकज, पैसा तो सब बना ही लेते हैं, पैसा बनाने के साथ साथ यू शुड हैव अ पर्पस, हाउ यू विल बी एबल टू इम्पैक्ट लाइफ ऑफ द पीपल। आप कैसे उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर पाओगे। तो ये कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे मैं रहा पैनल डिस्कशन में, जैसे नितिन कामत, जिरोदा के को फाउंडर के साथ। मुझे राइजिंग स्टार एंटरप्रेन्योर का अवार्ड भी मिला। कुछ जाने पहचाने चेहरे जिनको आप जानते भी होंगे। एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने हमें रिकॉग्नाइज किया, इमर्जिंग टॉप 30 कंपनीज ऑफ इंडिया। इंडिया टुडे पे हमारे सेशंस रहे काफ़ी सारे, टू एक्सप्लेन क्रेडिट वर्दीनेस, वर्किंग कैपिटल गैप, अबाउट विच रियली मैटर्स इन द बिजनेस। जैसा कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वर्किंग कैपिटल डेज के बारे में या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयज़ के बारे में। तो ये सब बातें अभी हम डिस्कस करेंगे, बट मैं बताना चाहता हूँ हम करते क्या हैं, क्या हम कर चुके हैं। अगर मैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग, सिर्फ हमारा जो एक एरिया है इनवॉइस डिस्काउंटिंग की बात करूँ, तो हमने आज तक लगभग 1 लाख इनवॉइसेस को डिस्काउंट किया है। 1500 से ज़्यादा बिजनेसेस हमारे प्लेटफॉर्म पे आज भी ऑनबोर्डेड हैं। 5000 से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर के साथ हम काम करते हैं और 600 करोड़ रुपए से ज़्यादा के बिल डिस्काउंट हम कर चुके हैं। ऐसे बिजनेसेस जिनके साथ हम काम करते हैं वो लगभग 45 से 50% के रेट बीच में ग्रो कर रहे हैं, और आज की डेट में नंबर हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का 40 हो चुका है। तो 40 से ज़्यादा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ काम करते हैं। 20 से ज़्यादा कंट्री में हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट फाइनेंस की सर्विस देते हैं, और लगभग 190 से ज़्यादा हमारे पास हमारे सेतु दोस्त हैं, विच आर वर्किंग ऑन द ग्राउंड, विच आर आर ग्राउंड स्टाफ, और 45 से जो ज़्यादा लोगों की लगभग हमारी टीम है। अगर सेक्टर्स की बात करें तो हम स्टील, FMCG, कंज्यूमर ड्यूरेबल, पेपर, ई-कॉमर्स, एग्रोकेमिकल, EV, टेक्सटाइल, रिटेल, सब सेक्टर को कवर करते हैं। वी आर सेक्टर एग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म, एंड दीज आर सम ऑफ द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर वर्किंग विद अस। एक और अचीवमेंट हमारे साथ बहुत ज़बरदस्त हुई। वी आर 80 IAC रिकॉग्नाइज्ड कंपनी ऑफ इंडिया। इंडिया में 80 IAC का सर्टिफिकेशन आपको तभी मिलता है जब 7 मिनिस्ट्री की कंबाइंड मीटिंग होती है हर महीने। 1000 से ज़्यादा कंपनी हर महीने इसके लिए अप्लाई करती हैं, शायद 5 या 7 कंपनी को ये मिलता है। इसका सिंपल सा मतलब ये होता है 10 में से आप कोई भी 3 साल बिजनेस के चूज कर सकते हो जिसमें आपको कोई टैक्स ही नहीं भरना। MIT इनोवेशन सेंटर ने हमें इंक्यूबेट किया। बहुत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने हमें राइजिंग बिजनेस का अवार्ड दिया। अब बात करेंगे कुछ चैलेंजेस की। अभी तक तो बात हुई कि हमने क्या किया, बट सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं कि क्या चैलेंजेस बिजनेस फेस करते हैं। आज हम सब यहाँ कैश फ्लो यूनिवर्स में इकट्ठे हुए हैं, कैश फ्लो समिट में इकट्ठे हुए हैं, बट इन सब के पीछे हमारा एक बेसिक सा लॉजिक रहा है शायद, कि जगमोहन जी ने हमारे कुछ कैश फ्लो इश्यूज को टैकल करने की कोशिश की with the help of his knowledge, with the help of his expertise, with the help of his team,
आपके अकाउंट्स फाइनेंस को कंसोलिडेट किया, उसको मैनेज किया, आपको बताया, आपके बिजनेस का रियल चेहरा बताया। बट एक्चुअल में क्या क्या होता है हमारे बिजनेस में, तो मैंने कुछ पेन पॉइंट्स को जोट डाउन किया। जैसे कि जनरली 80% से ज्यादा बिजनेसमैन डेटर्स के डिलेज से परेशान है। यानी कि मेरा डेटर कहता है 60 दिन में पैसा दे दूंगा, माल मैं आज बेच रहा हूं, पैसा 60 दिन बाद आता है। तो मैं ट्रेडिंग एंटिटी ना बन के फाइनेंसिंग एंटिटी बन जाता हूं। बहुत सारी बिजनेस एंटिटी को तरह तरह के कारणों की वजह से एक्सेस अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ क्रेडिट, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ मनी नहीं मिल पाता। डिमांड है, प्रोडक्शन करना है, बट अनलिमिटेड सप्लाई नहीं मिल पाता। हर बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिड साइज बिजनेसेस के साथ पता है क्या है? सप्लायर हमेशा पेमेंट एडवांस मांगता है और डेटर हमेशा उधार मांगता है। यानी कि यही चीज जो वर्किंग कैपिटल गैप को क्रिएट करती है। इसी वजह से बिजनेस को मल्टीपल तरह के फंड्स, मल्टीपल तरह के कैश फ्लोज पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। हमें सीए हमारा बैलेंस शीट तो बता देता है, बैलेंस शीट बन भी जाती है, पर फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सपोर्ट नहीं मिलता। आप सोच रहे होंगे फाइनेंशियल इंजीनियरिंग सपोर्ट क्या है? जैसा कि मैंने अभी आपसे सबसे पूछा था, बड़ा एक बेसिक सा सवाल कि आपके वर्किंग कैपिटल डेज कितने हैं, बट शायद हम सबको पता नहीं था या कुछ लोगों को पता नहीं था। तो मैं बता देता हूँ, वर्किंग कैपिटल डेज कुछ नहीं है, बट एक बड़ी बेसिक सी बात है कि मैं मेरा पैसा कितने दिन में घुमाता हूँ। अब इसको समझाऊं कैसे? इसको बड़ा सिंपल सा तरीका है। मैंने एक सप्लायर से माल खरीदा और आज मैंने 1 तारीख को उससे सामान खरीदा, उसने मुझे 30 दिन की उधारी पे वो सामान बेचा। 30 दिन वो सामान मेरे गोडाउन में पड़ा रहा, मैंने बनाया और 30 दिन के बाद मेरे गोडाउन से निकाला, तो 30 दिन हुए मेरे इन्वेंट्री डेज। इन्वेंट्री डेज आप समझते हैं? समझते हैं? आवाज नहीं आ रही शायद। इन्वेंट्री डेज भी बताऊं क्या मैं? इन्वेंट्री डेज भी बता देता हूं। इन्वेंट्री डेज का मतलब है कितना दिन मेरे पास सामान पड़ा रहता है। तो 30 दिन हुए मेरे इन्वेंट्री डेज। क्रेडिटर ने, मेरे सप्लायर ने कहा कि 30 दिन तक आप सामान रख सकते हो, जो हुआ -30 डेज, क्योंकि मेरा 30 दिन तक पैसा नहीं गया। सामान मेरे पास 1 तारीख को आ गया था, पर पैसा गया मेरा 30 जनवरी को। और जो मेरा डेटर है उसने कहा कि साहब आप सामान तो भेज दो, पर मैं पैसा दूंगा 60 दिन के बाद। तो यानी कि 60 दिन जो कि मेरे डेटर डेज बनते हैं, 30 दिन जो मेरे स्टॉक डेज विच मींस इन्वेंट्री डेज बनते हैं, और -30 डेज क्योंकि मैं क्रेडिटर को 30 दिन बाद पैसा पे कर रहा हूं। 60 दिन मेरा बिल के बनता है वर्किंग कैपिटल डेज। आप में से बहुत सारे लोगों ने राहुल जैन साहब की क्लास की होगी, बहुत सारे लोगों ने जगमोहन जी की भी क्लास की होगी। सब लोग फोकस करते हैं इन्वेंट्री डेज कम करो, डेटर डेज कम करो, क्रेडिटर डेज बढ़ाओ। इसका सिंपल सा मतलब है, इन सब का कॉम्बिनेशन बनाता है वर्किंग कैपिटल डेज। यानी कि वो ये कहना चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल डेज को कम करो। दूसरी तरफ यही हमारे बिजनेस कोच जो हमें गाइड करते हैं, ये कहते हैं प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाओ, हाई मार्जिन प्रोडक्ट्स को ऐड करो। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। बहुत सारे इन सब कारणों के बाद भी बहुत सारे एफर्ट्स रह जाते हैं। कलेक्शन एफर्ट बहुत करना पड़ता है, सीआरएम लगानी पड़ती है, 5-5 सीआरएम बैठी है, डेली कस्टमर को फ़ोन कर रही हैं, पैसे भिजवा दो, बिल की पेमेंट करवा दो, बिल की पेमेंट करवा दो, पर फिर भी क्या पेमेंट आ जाती है? आंसर इज नो। फिर भी फ़ोन खुद ही करना पड़ता है, भाई पैसे भेज दे। लिमिटेड वर्किंग कैपिटल है, आज बैंक के पास चले जाओ, मेरी 100 रुपये की सेल है, मेरे को 100 रुपये की रिक्वायरमेंट है, बैंक कहता है हम तो आपको 10 से 15 रुपये ही देंगे। इतना बड़ा गैप है। कल मेरे साथ कल राहुल जैन साहब की एलुमिनी थी, उसमें कुछ लोगों ने अटेंड किया, नितिन जैन जी आए हुए थे, वो बता रहे थे 100 रुपये की किसी नॉर्मल बिजनेसमैन को रिक्वायरमेंट होती है तो 30 रुपये ही केवल मिल पाता है, यानी कि 70 रुपये बिजनेस में फिर भी पेंडिंग रह जाता है, ग्रोथ कैपिटल नहीं है। तो ये सब इतने सारे रीजन थे, तो हमें लगा कि इनेबलमेंट क्या करें। एक तरीका था कि हम बड़े सिंपली एक ऐसा सॉल्यूशन बना दे कि उन्हें कुछ क्रेडिट अवेल कर देते, उन्हें लोन बांट देते। वो तो बड़ा सिंपल सा रास्ता था। सभी बिजनेसमैन, मोस्टली बिजनेसमैन जो यहाँ पे बैठे हैं, वो क्रेडिट एलिजिबल होंगे, उनको लोन मिल जाएगा। बट इवेंचुअली व्हाट विल हैपन? दे विल बिकम द डेट बर्डन। उनके सिर पे
और डेट और लोन और उधारी बढ़ जाएगा। मतलब ये कैसा बिजनेस हुआ कि सामान ले कोई और उधार, लाइबिलिटी उसकी और लोन लेना पड़े मुझे तो समझ में नहीं आता ये अप्रोच। तो इसके लिए हमने कुछ इन्वेंशन किया, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनवॉइस डिस्काउंटिंग आप में से बहुत ज़्यादातर 50% लोगों ने सुना होगा, बट हम नया क्या लेके आए इसमें। इनवॉइस डिस्काउंटिंग में जो अभी तक चलता आता था कि जब आप किसी बड़ी कंपनी को सप्लाई करते हैं वही बिल डिस्काउंट हो सकते थे, बट हमने एक ऐसा मॉडल बनाया जहां पे आपकी कंपनी स्मॉल टू मिड साइज सेगमेंट में फॉल करती है और आप अपने से किसी छोटे बायर को भी सप्लाई करते हैं, देन ऑल्सो वी विल बी एबल टू डिस्काउंट दैट बिल। बट हाउ, वो कैसे पॉसिबल है? बहुत सारे इश्यूज उसके बाद भी रह जाते हैं। डिमांड है, ग्रोथ कैपिटल नहीं है, उधार पर माल बेचना है, डेटर पैसा नहीं देता, डेट लेना चाहिए या इक्विटी लेनी चाहिए, फाइनेंशियल इंजीनियरिंग एक्सपर्ट की सलाह चाहिए। ये सब हमने दूर करने की कोशिश की, बट अब हम करते क्या हैं? हम आपके बिजनेस के बढ़ाने के सपने को पूरा करते हैं। हम कुछ और नहीं करते हैं, क्योंकि बिजनेस तो आप करते हैं। आपका बिजनेस मैं नहीं कर सकता, मैं सिर्फ उसमें सपोर्ट कर सकता हूँ, मैं या मेरी टीम, क्योंकि बिजनेस आपका है, आप इसे किसी भी ओर से ज़्यादा बेहतर जानते हैं। हमने क्या क्या वर्टिकल क्रिएट किया? ग्रोथ कैपिटल एडवाइजरी। जैसे मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूँ, एंड आई डेफिनेटली वुड बी नीडिंग सपोर्ट ऑफ समवन, कि अगर आज मैं किसी को 100 रुपये दूं, कोई मुझे ये आंसर दे सकता है, आज मैं अगर किसी को 100 रुपये दूं, वो अपने बिजनेस में लगाए तो उससे कितनी सेल जनरेट कर लेगा? 100 रुपये एक हाइपोथेटिकल नंबर है। कोई भी मुझे बताना चाहेगा अगर मैं किसी को 100 रुपये दूं तो उससे इस साल में एडिशनल सेल कितनी जनरेट कर देगा? जितना बिजनेस में पैसा लगा हुआ है ठीक है, बट कोई मुझे बताना चाहेगा? एनीवन देयर? 100 रुपये अगर मैं किसी को दूं तो वो अपने बिजनेस में एडिशनल सेल कितनी जनरेट करेगा? ओके, तो लगभग 600 रुपए की आप सेल जनरेट कर लेंगे, राइट? अब बहुत सारे लोगों का ना ये सवाल आता है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि मुझे पैसा कब रेज करना चाहिए। सब रेज करना चाहिए, मैं इक्विटी या डेट किसी की भी बात कर रहा हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। और बहुत सारे लोग मुझे आके ये कहते हैं कि आज मेरी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए है या 150 करोड़ रुपए है, मैं जब 200 या 250 करोड़ रुपए टर्नओवर हो जाएगी पैसा तब रेज करने जाऊंगा। मैं उससे दूसरा सवाल पूछता हूं, जब आप 250 करोड़ रुपए की सेल कर रहे होगे तो आप अगले साल 500 करोड़ की प्लानिंग भी तो कर रहे होगे। सिमिलरली तो 500 करोड़ रुपए पे क्यों ना रेज किया जाए? सिमिलरली जब आप 500 करोड़ रुपए सेल कर रहे होगे, आप 700 करोड़ रुपए की प्लानिंग कर रहे होगे, तो 700 करोड़ रुपए पे क्यों ना रेज किया जाए? तो इसका मतलब इस फैक्टर के मेथड से तो ये हो जाता है कि नथिंग इज द राइट टाइम। और ये बात ये भी सही है कि रॉन्ग टाइम भी कोई नहीं है, तो सही टाइम कौन सा है? बिजनेस कम्युनिटी में कहावत है, जब हमें पैसा चाहिए होता है ना तब मिलता नहीं है, और जब मार्केट दे रही होती है तब हम लेते नहीं है। या जब हमें लगता है कि आज मुझे जरूरत नहीं है और हम लेते नहीं है, तो जब जरूरत होती है तब मिलता नहीं है। अब मैं इसको समझाता हूं, तो फिर ले क्यों? मुझे लग रहा है मुझे जरूरत नहीं है। बिजनेस में अगर आपको लगता है, इफ देयर इज ऑलरेडी अ डिमांड, अगर आप आज पैसा रेज करके डेट या इक्विटी से उसको डिप्लॉय कर सकते हो, यानी कि आपका डिप्लॉयमेंट प्लान इज देयर इन योर बिजनेस, देन टेक द मनी। इफ देयर इज नो डिप्लॉयमेंट प्लान रेडी विद यू, यानी कि आपको पता ही नहीं है कि आप जो पैसा रेज करने वाले हैं, चाहे वो 5 रुपए है, 5 लाख है, 5 करोड़ है या 500 करोड़ रुपए है, तो आप उस पैसे से वैसे भी बिजनेस नहीं बड़ा बना पाएंगे। अगर आपको डिप्लॉयमेंट प्लान है और मार्केट का टाइम अच्छा है, आपको पैसा मिल रहा है राइट कॉस्ट पे, राइट प्राइस पे, राइट वैल्यूएशन पे, यू शुड अवेल द फंड। तो ये ग्रोथ कैपिटल एडवाइजरी और असिस्टेंस हम करते हैं। स्ट्रीमलाइनिंग योर सप्लाई चेन। बहुत बार, एक बार मैं जगमोहन जी के साथ बैठा था, जगमोहन जी ने मुझे कहा, पंकज सबसे बड़ा चैलेंज है कि कुछ ट्रेडिंग धंधों के लिए ना प्रॉब्लम क्या हो गई है, वो फाइनेंसर बन गए हैं। आप में से कितने ऐसे लोग हैं, हाथ खड़ा करके बताओ कि हम फाइनेंसर
ज़्यादा हमें कभी कभी फील होता है, और बिजनेसमैन कम। प्लीज, लगभग 30% के लगभग लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे फाइनेंसर ज़्यादा फील होता है। जगमोहन जी कुछ बोलना चाहेंगे? बिजनेस कहाँ रह गया है? बिजनेस कहाँ रह गया है? ये ना फाइनेंस और बिजनेस पता नहीं कैसे एकदम एक दूसरे में घियो खिचड़ी हो गए हैं कि मैं फाइनेंसर हूँ कि बिजनेसमैन हूँ। नहीं नहीं, मैं फाइनेंसर हूँ, नहीं बिजनेसमैन हूँ। अरे उधारी नहीं देंगे तो बिकेगा कैसे? तो जो उधारी दे रहे हैं वो तो फाइनेंस ही है। तो धीरे 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 करके शायद 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 फाइनेंसिंग का बिजनेस ही हमारा बिजनेस बन गया है, क्योंकि बात ही डिस्काउंट की हो रही है। तो बड़ी डीप चर्चा हुई थी भाई के साथ इसके ऊपर। तो मैंने कहा कि आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचते हो उसकी फेस वैल्यू पे, उसकी शक्ल देख के बस, या ज़्यादा से ज़्यादा उसके पड़ोसी को फ़ोन में ला लेंगे और कहेंगे बताओ ये कैसा धंधा करता है, इसकी फैक्ट्री कैसे चल रही है, पैसा है। उसकी अगर उससे बनती होगी तो वो उसकी तारीफ कर देगा, अगर उसकी उससे लड़ाई हो रखी होगी तो बोलेगा कि नहीं अच्छा धंधा नहीं है चलता है इसका, या बिजनेसमैन अच्छा नहीं है, या इसके पास पैसे नहीं है। ये पैरामीटर के साथ गुजरना पड़ता है। तो मैंने एक टूल बना दिया, पिछले 1.5 साल लगा के हमारी टीम ने एक टूल बनाया, सेतु टिप, सेतु ट्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म। इस ट्रेड इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म को हम देते हैं बिजनेसेस को, जहाँ पे हम उन्हें कहते हैं आप अपने किसी भी बायर की, किसी भी डेटर की ट्रेड क्रेडिट हेल्थ जान सकते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर। क्योंकि मेरा ये मानना है जब सामान बेचा जाए तो बिजनेसमैन की तरह बिहेव किया जाए, और जब उधार दिया जाए तो बैंक या एनबीएफसी की तरह उसकी असेसमेंट भी की जाए। दैट्स व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम सामान भी बेचते हैं ट्रेडर की तरह और उधारी देते हैं रिश्तेदार बना के। तो उधार भी जब देना है तो बैंक की तरह असेसमेंट हम क्यों नहीं कर सकते? तो उसके लिए हमने टूल बनाया। हमने कहा इनवॉइस डिस्काउंटिंग के माध्यम से उधार माल आप बेचो, पैसा हम देंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है, आपके सिर पे जो लाइबिलिटी है बैंक की उसको हटा के जो अल्टीमेट उसका ओनर है, यानी कि जिसने सामान उधार खरीदा है, उस पे हम शिफ्ट करेंगे। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ शिफ्टिंग ट्रेड लाइबिलिटी ऑन द हेड ऑफ द पर्सन हु हैज एक्चुअली अवेल्ड इट। यानी कि जिसने उधार खरीदा वो असली जिम्मेदार है उस पैसे को देने का। यही इनवॉइस डिस्काउंटिंग का मतलब है। कैपिटल असिस्टेंस, बहुत बार क्या होता है कि मेरे माइंड में आया अब मुझे आईपीओ करना है, आईपीओ करना है, ग्रोथ कैपिटल रेज करनी है, प्राइवेट इक्विटी करनी है, मैं कैसे जाऊं? अच्छा, मैं ना एक ऑफर भी देना चाहता हूं आप सबको, और शायद आपको सबको पसंद आएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं मेरा प्रॉफिट 5 करोड़ रुपए है पर मैं 2 करोड़ रुपए दिखा रहा हूं। जगमोहन जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कितने लोग ऐसे हैं जो पूरा का पूरा प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिखाते हैं आपके हिसाब से? बड़ा ही खतरनाक सवाल पूछ लिया है। परसेंटेज के अंदर देखिए, नहीं दिखा रहे। परसेंटेज में अगर मैं बात करूं तो शायद 40% ही ऐसे हैं जिनका की प्रॉफिट बुक्स में आ रहा है। तो यानी कि जगमोहन जी ये कह रहे हैं 60% लोग प्रॉफिट पूरा बुक्स में नहीं दिखा रहे। उन 60% लोगों के लिए सिर्फ ऑफर है। सपोजिंगली आपका प्रॉफिट है 5 करोड़ रुपए, आप दिखा रहे हैं 1 करोड़ रुपए, तो बचे हुए 4 करोड़ रुपए पे टैक्स बनता है 30% मान लेता हूं, सरचार्ज वगैरह सब लगा के, विच बिकम्स ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ रुपीस। कितना बना? यही बना ना जगमोहन जी? मैथमेटिक्स थोड़ा वीक है। तो 1.2 करोड़ रुपीस। मैं आज ही रेडी हूं आपका 60% टैक्स को रिम्बर्स करने के लिए। 30% नहीं, मैं उसका डबल देने के लिए तैयार हूं। बट उसकी वजह से शायद आपको नहीं पता कि जो मार्केट वैल्यू आप लूज कर रहे हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में अनलॉक करने के लिए, मैं कह रहा हूं कि मेरे से टैक्स का डबल ले जाओ। जो मार्केट वैल्यू आप जनरेट कर सकते हो वो मार्केट वैल्यू मुझे दे जाओ। दैट इज द ऑफर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जितना भी जेन्युइन प्रॉफिट है वो दिखाना शुरू कीजिए। एक बड़ा सवाल मेरे पास आता है बहुत सारे मेरे दोस्तों से, यहीं पे बैठे हैं एक मेरे दोस्त, उनसे आया कि मेरा ना पिछले साल प्रॉफिट अभी तक मैं ना 6-7% दिखाता था और एक्चुअल में 12-13% का प्रॉफिट होता है।
तो मैं इस साल 8-9% दिखाऊंगा, अगले साल 10, फिर अगले साल 12-13, ताकि थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ दिखे। मैंने कहा आप किससे सलाह लेके आए हैं? कहता मैंने ना खुद दिमाग लगाया है। मैंने उनको कहा कि बिजनेस ग्राउंड पे होता है। एक्सेल शीट में अगर बिजनेस बनता तो सभी लोग बिजनेस कर लेते। तो क्यों ना, अगर जेन्युइनिटी और ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करनी है तो क्यों ना आज से ही क्यों ना शुरुआत की जाए। तो इस बात का से कोई मायने नहीं रखता कि मैं प्रॉफिट पूरा आज दिखाऊं या थोड़ा थोड़ा करके दिखाऊं। मायने ये करता है कि हम अपनी बुक्स को ट्रांसपेरेंट बनाएं और पूरा का पूरा जितना भी प्रॉफिट होता है ना इन्फ्लेट करे ना डिफ्लेट करे, पूरा का पूरा बुक्स में दिखाएं। बिकॉज इसका एग्जांपल मैं दे देता हूं, आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं, अपने एक कॉम्पिटिटर जो भी लिस्टेड है उसको आप screener.in पे सर्च करना और वहां पे एक पी मल्टीपल चेक कर लेना। यानी कि अगर आपने 4 करोड़ रुपए प्रॉफिट कम दिखाया, इसका सीधा सीधा मतलब है आपने अपनी, अगर आपकी इंडस्ट्री का मल्टीपल ऑन एन एवरेज 20 है तो आप ये समझ लिए आपने अपनी 80 करोड़ रुपए की 80 करोड़ रुपीस की वेल्थ उसी दिन लूज कर दी है। 80 करोड़ रुपीस। अगर आपका प्राइस अर्निंग मल्टीपल आपकी इंडस्ट्री का 20 है तो 80 करोड़ रुपए और 40 है तो 160 करोड़ रुपए आपने लूज कर दी है। ये नुकसान है प्रॉफिट ना दिखाने का। तो मेरे को ये बताइए, 4 करोड़ रुपए पे 1.2 करोड़ रुपीस विच इज 1 करोड़ 20 लाख रुपए टैक्स ज्यादा है या 80 करोड़ रुपए? तो इसलिए मैं कहता हूं कि आप अपना प्रॉफिट को पूरा पूरा दिखाइए, ना कम ना ज्यादा। अब बात आती है कि कैसे रेज किया जाए या क्यों हमारी कंपनी में कोई पैसा डालेगा। देखिए आज की डेट में कोई भी बैंक, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कोई इक्विटी मार्केट का इन्वेस्टर एक ही चीज देखता है, आपकी बुक्स में ट्रांसपेरेंसी, आपकी बुक्स की फेयरनेस। अगर आपकी बुक्स फेयर होंगी, आपको बिल डिस्काउंटिंग फैसिलिटी भी मिलेगी, आपको इमीडिएटली एक्सेस टू डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्रेडिट भी मिलेगा, आपको इमीडिएटली इक्विटी इन्वेस्टर भी मिलेगा। अब मैं इसमें बताना चाहता हूं जनरली बिल डिस्काउंटिंग से क्या फायदे होते हैं। सप्लायर को जो सबसे ज्यादा फायदा होता है उसको इमीडिएट कैश मिल जाता है। कोई यहाँ पे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को सामान बेचता है? आप एक सेकंड, मैं आपकी मदद ले सकता हूं 2 मिनट के लिए? एक सवाल पूछना है मुझे आपसे, मैं आ जाता हूं। उधार माल बेचते हैं आप? हम उधार बेचते हैं और हम चैनल फाइनेंस लिमिट दे रखे हैं उनको। चैनल फाइनेंस लिमिट से आपको कोई फायदा हो रहा है? हम उनको डर तो रहता है कि बैंक से दिया हुआ है ना चैनल फाइनेंस लिमिट। देखो आप तो शायद हमारी कंपनी से कुछ लेते भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, ये ब्यूटी है चैनल फाइनेंस की। आपके ट्रेड क्रेडिट को ये फाइनेंशियल क्रेडिट में कन्वर्ट करता है और इसी का फायदा ये होता है। और एक और बात मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं आपका डीलर डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और आप मुझे 100 रुपये का सामान बेचते हैं, सपोजिंगली आपने चैनल फाइनेंस नहीं लिया, उससे पहले की सिचुएशन में मैं आपको कहता 100 रुपये मैं 1 महीने में ना दे के आज पैसे दूंगा, आप मेरे को कितना डिस्काउंट दे? 3%। 3%। अभी तो हम, अगर कोई बैंक वाला आ जाए और मेरे को कहे कि मैं 9% पे सीसी लिमिट दूंगा, हम उससे आधा % के रेट के लिए फाइट करना शुरू कर देते हैं। 3% पर मंथ का मतलब पता है कितना हुआ? 36%। 36% पर एनम। वी आर रेडी टू बियर 36% पर एनम कॉस्ट, बट हम इतना एफर्ट नहीं करना चाहते, ये नहीं देखना चाहते किस तरह के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं इंडियन मार्केट में जिसका फायदा हमें उठाया जा सकता है। और बहुत सारे लोगों ने ये मिसकंसेप्शन मान लिया है, ये कंसीव कर लिया है, सप्लाई चेन फाइनेंसिंग और इनवॉइस डिस्काउंटिंग इज ओनली अ लिक्विडिटी टूल। नो, इसको लेने की वजह से मेरे कलेक्शन एफर्ट भी ऑलमोस्ट जीरो हो जाते हैं, बिकॉज कलेक्शन को करने का ओनस मैंने किसी और पे शिफ्ट कर दिया है। इसको लेने की वजह से मेरा पूरा इकोसिस्टम में मेरी सेल बढ़ती है। अब आप पूछेंगे मेरी सेल कैसे बढ़ी? अरे जो पैसा जल्दी आएगा वो मेरी प्रोडक्शन साइकिल में लगेगा, प्रोडक्शन साइकिल से प्रोड्यूस ज्यादा करूंगा तो माल ज्यादा बना पाऊंगा, माल ज्यादा बना पाऊंगा तो बेच ज्यादा पाऊंगा, और बेच ज्यादा पाऊंगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा बना पाऊंगा। दूसरी एक बात, इसका एक और फायदा है, मेरे बायर की बाइंग पावर बढ़ जाती है। अगर मेरे बायर की बाइंग पावर बढ़ेगी सिर्फ मेरा सामान खरीदने के लिए, और मेरा कॉम्पिटिटर जाके ये बोलेगा कि बॉस मैं तो सामान
दूंगा लेकिन कैश पे ही दूंगा, तो क्या कुछ पॉसिबल हो पाएगा? वो माल सिर्फ मुझसे खरीदेगा, तो आई विल बी हैविंग कॉम्पिटिटिव एज इन माई बिजनेस. तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ स्पेसिफिकली हैविंग द इनवॉइस डिस्काउंटिंग फैसिलिटी. अब थोड़ा सा एक पॉइंट में आपको आईपीओ के बारे में भी मैं अगर बता दूं, तो हमने, अब यहाँ पे लोग मुझसे पूछते हैं कि अभी मार्केट का टाइम कैसा चल रहा है. हमारे आज एसएसबीसी के म्यूचुअल फंड वाले बैठे थे, उन्होंने कहा अमृत काल चल रहा है. मैं कह रहा हूँ अमृत काल की जस्ट शुरुआत है. मैं इतनी सारी इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस रोड शोज में जाता हूँ, एवरीबडी इज लुकिंग इंडिया एज द ग्लोबल सिंगल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म. हम पिछले 5 सालों से इतना तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि यूएसए को टेंशन हो गया है कि कब हम सुपर इकोनॉमी बन जाएंगे. तो हमें अपने ऊपर बिलीव होना चाहिए, और यही हमारा आइडिया है और यही हमारा विज़न है कि हम इंडिया को प्राउड फील कराएं और हर छोटे बड़े बिजनेस को मदद करें मल्टीपल कैश फ्लो ऑप्शंस को इवैल्यूएट करने में, और ना केवल हम सलाह दें बल्कि दिला भी सकें. तो यही हमने विजन बनाया है ताकि इंडिया प्राउड फील करे और इंडिया कैन बिकम फैक्ट्री फॉर द वर्ल्ड रादर देन सिंपली बिकमिंग a producer or a job worker economy for anyone. Thank you so much, my dear friends. I am happy to take your questions in case if anyone would love to ask. शायद आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे, प्लीज. हाँ, रियली मैं एक सवाल के लिए रोकना चाहूंगा. अभी क्या हो गया है कि समय ना इतनी रफ्तार से बढ़ रहा है और मुझे जिम्मेदारी दी है ऑडियंस के प्यार ने कि मुझे समय को मैनेज करना है. तो एनबीएफसी वालों, ब्रेक में पूछना सवाल पूछोगे ना? यस. थैंक यू सो मच. ओके, राइट. यहाँ पर अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा. क्या रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि मुझे ये बताइए, व्हाट इज द वन लर्निंग दैट यू गॉट फ्रॉम द शेयरिंग ऑफ पंकज गोयल? वन लर्निंग, वन की टेक अवे. यस. Keep your books clean. Wow. That is the biggest learning. Yes, absolutely. तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे डॉक्टर तरंग ने कहा ना, एक समय के ऊपर बात कर रहे थे कि बुक्स में प्रॉफिट होना कि चाहिए कि नहीं चाहिए. जब मेरे से बात हुई, मैंने कहा ये क्या होता है, बुक्स में प्रॉफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये किस दुनिया की बात कर रहे हो? अरे बाबा, प्रॉफिट है तो दिखेगा ही, अगर नहीं है तो नहीं दिखेगा. सोचो, राहुल जैन जी का भी सीए मैं हूं, उनकी किताबों में प्रॉफिट दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा. दिखेगा ही तो दिखेगा क्या? वो है, वो रियलिटी है. हम उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे? ये कौन सी दुनिया में चले गए? कहां लिखा हुआ है कि एमएसएमई एक्ट के अंदर 25% कच्चा अलाउड है? हर साल बजट में आता है कि एमएसएमई या स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो दस्ती काम कर सकते. कहीं नहीं आता. ओके, राइट. जीएसटी कमिश्नर साहब चले गए हैं, इसलिए मैं इतना खुल के बोल पा रहा हूं. और जगमोहन जी, मैं तो ये कह रहा हूं, अगर आप 25% कच्चा कर रहे हैं, 25 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए पे 25 करोड़ रुपए हुए, 25 करोड़ रुपए पे अगर आप 10% प्रॉफिट भी बनाते, विच इज 2.5 करोड़ रुपए, तो आप 20 गुना वैल्यू कर लीजिए. तो जो आप अप्रोक्सीमेटली 50 करोड़ रुपए बनते हैं, तो आप वो भी तो लूज कर रहे हैं. तो मुझे समझ ही नहीं आता कि लोग कच्चा काम करना क्यों चाहते हैं. करना ही नहीं चाहिए. अगर आपकी इंडस्ट्री का पीई मल्टीप्लायर 30 है, तो अगर आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट है तो वैल्यूएशन 30 करोड़ रुपए होती है. 2 करोड़ का प्रॉफिट है तो 60 करोड़. 1 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ा तो 29 करोड़ एक्स्ट्रा. कितने? 29 करोड़. हे मेरे भगवान, ये क्या हो रहा है? प्लीज कम एंड गो इनटू द डेप्थ ऑफ द वैल्यूएशन. पैसा कौन दे रहा है? बिल डिस्काउंटिंग दे रही है. पैसा कहां से बन रहा है? आईपीओ से बन रहा है. अरे बाबा, बनाते क्यों नहीं? ये जो एनबीएफसीज है ना, उनको अपना काम करने दो. ये बहुत अच्छा काम कर रही हैं और वो भी पर्पस ड्रिवन काम कर रही है. मणिकरण वाले जो काम कर रहे हैं, इन्होंने सवाल पूछा था, बहुत अमेजिंग काम कर रहे हैं. जहां पर जेन्युइनली बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए मुझे वो पैसा चाहिए तो मैं उसको यूटिलाइज करूंगा. ओके, राइट. अब मुझे लगता है कि पंकज भाई टोन सेट हो गई है. और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच sharing your experiences. एंड कीप अनलॉकिंग योर शेयर्स एज करेंसी, और उसको आईपीओ में बदलते रहिए और आईपीओ लाते रहिए, इक्विटी कैपिटल रेज करते रहिए. टाइम इज हाई.
Thank you so much. थैंक यू सो मच। और अभी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज, टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर माय डियर फ्रेंड पंकज। और थैंक यू। और अब ना थैंक यू सो मच। और अब समय